जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार जी निर्भय जी। हम हाँ जी। हम बातचीत कर रहे हैं लेखक आलोचक बंधु कुशावर्ती जी के साथ लखनऊ से। जी यह जो प्रेमचंद की प्रगतिशीलता पर जिस तरह से तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, यह सभी सवाल मूल रूप से लगता है कहीं न कहीं जो उठा रहे हैं, जिस रूप में उठा रहे हैं, जी अब उनको लगता है कि प्रेमचंद की जगह पर उनके पास ऐसा कोई नायक या महानायक या फिर जी कहिए कि कोई ऐसा कोई एक पात्र उनको मिल गए हैं जी जो प्रेमचंद की जगह पर उनको शिफ्ट करना चाहते हैं। जी लेकिन जी जी प्रेमचंद की प्रगतिशीलता को लेकर जो सवाल जिस तरह से उठाए जा रहे हैं, जैसे शव यात्रा को लेकर उठाए गए कि कितने लोग हाँ थे कितने नहीं थे। जी उसके बाद अब जो है आर्य को लेकर के वो आर्य समाजी थे कि नहीं जी थे उसको लेकर के, और उसके बाद फिर प्रेमचंद ने अध्यक्षता की थी कि नहीं की थी, किस जी वजह जी से जी जी उन्होंने अध्यक्षता की। आप भी बढ़ चढ़ करके इन पूरे डिबेट में, खासकर सोशल मीडिया में जो बहस चल रही है उसमें आप भी भाग ले रहे हैं। हाँ आप हाँ हाँ, आप जो आता है सामने उसमें तथ्यों तो के साथ जो जी जी बता भी जी रहे जी हैं। जी क्या ये 100 साल के इतिहास में अगर माना जाए, 100 साल के हिंदी के इतिहास में जी हिंदी में मूल रूप से उनका आगमन 1915 के आसपास होता है। नहीं, उनका आगमन न वो खैर वो बात बताएंगे हाँ, हिंदी 1915 में के हिंदी आसपास। में 1914 से खुल हाँ, करके आ जाते हैं। 1915 के आसपास, इसलिए मैं आसपास में कह रहा हूँ होता हाँ है। हाँ जी जी अभी जी जी अभी 2025 चल रहा, लगभग 110 साल हो गए। हो गए एक बिल्कुल। लेखक के अलावा दूसरा कोई लेखक आपको या कवि मिल नहीं रहा जिसकी प्रगतिशीलता को लेकर, जिसके लेखनी को लेकर, जिसके लेखन को लेकर, जिसके व्यक्तित्व को लेकर, जी जिसके जिसकी और भी जो भी रुचियां रही होंगी उसको लेकर, यहाँ तक कि सब यात्रा तक भी आप पा रहे हैं कि उस आदमी की, सब लेखक की सब यात्रा में मैंने उम्मीद की जा रही है कि इतने लोग होते तो और ज्यादा उस हाँ कद हाँ के हाँ हिसाब से, मैंने ऐसी ऐसी चीजें उभर रही है। एक जी लोकप्रिय होने की तो निशानी है, लेकिन क्या इसके माध्यम से ये उठाया जा रहा है कि चूंकि लोग कहीं ना कहीं आप कद बना रहे हैं बड़ा कि उनका कद बड़ा था, लेकिन जो लोग हैं छोटा करने वाले, वो जी कहीं ना कहीं बहुत छोटे हैं। इसलिए सोचते हैं कि प्रेमचंद की पूछ पकड़ करके कहीं ना कहीं पहुंचा जाए, या इनकी प्रगतिशीलता को ही कम से कम धकेल दिया जाए, किनारा लगा दिया जाए, तो जी हम लोग थोड़ा ऊपर चले आएंगे जी। नहीं, देखिए, प्रेमचंद ऐसा है कि प्रेमचंद ऐसी जमीन से खड़े हुए हैं जहां की किसान मजदूर और बहुत ही मतलब साधन विहीन लोग रहे हैं, क्योंकि आज से 125 साल 150 साल पहले हिंदुस्तान की हालत बहुत खराब थी। प्रेमचंद का जन्म तो 1980 में हुआ है, और 1857 के बाद जो अंग्रेजों ने जिस तरीके से हिंदुस्तान के बड़े हिस्से को लगभग कुचलने की स्थिति में रख दिया था, तो उससे तो कम से कम 1857 के बाद 90 95 तक तो लोग बोलने की हैसियत में नहीं थे। बड़े लोग जो पैसे वाले थे, जो अंग्रेजों से थोड़ा सरपरस्ती चाहते थे या की रखते थे, मिली रहती थी। उसके अलावा आम जनता की तो बोलने की बहुत हैसियत नहीं थी। और उनके पिता भी तो डाक खाने में मुंशी थे, बाबू की क्या हैसियत होती है। लेकिन उन्हीं के यहाँ पैदा होकर के अरबी फारसी उर्दू से पढ़ाई की उन्होंने, शुरुआत की। उसके बाद फिर उस समय ज्यादातर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भी होता था, हिंदी तो बहुत मामूली रहती थी। तो अंग्रेजी से पढ़ा उन्होंने, उसके बाद अरबी फारसी भी शुरू से पढ़ी, और लिखना पढ़ना भी उन्होंने उर्दू से शुरू किया। लेकिन वो यहाँ तक आते आते उन्होंने अपने आसपास के लोगों को, समाज को, जनता को जैसा देख लिया था, उस तरह से पहले तो उन्होंने यहाँ के पंडों पुरोहितों पर भी बहुत प्रहार किया है, जो उनके उपन्यास शुरू के उर्दू में है। क्योंकि उन्हें लगता था कि जब तक हमारे यहाँ की जनता इन पंडों पुरोहितों के जकड़न में पड़ी रहेगी, तब तक उसका जो है वो बहुत आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं होगी। तो आज की तारीख में तो जो हिंदुत्व के नाम पर पंडों पुरोहितों को बढ़ावा दे रहे हैं, या कमजोर लोगों को और कमजोर करके पैसे वालों को, उनको और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो ऐसे लोग चाहते ही नहीं कि जो सामान्य पढ़ा लिखा आदमी है वो अपनी सामान्य हैसियत से ऊपर उठे। तो प्रेमचंद तो बहुत सामान्य हैसियत से न केवल उठे थे, बल्कि उन्होंने
अपने उठने के साथ ही अपने कद की तरह ही महत्वपूर्ण और बहुत गंभीर और बहुत प्रभावशाली लेखन किया था। वो जब 1914 में हिंदी में आते हैं, पर 14 से पहले कहानियां तो उन्होंने 1905-6 के आसपास लिखी, 6 क्या बल्कि 7 में लिखी। उसके पहले तो उपन्यास ही उर्दू में लिख रहे थे। एक उपन्यास उनका किसना जो है वो उर्दू से हिंदी में आया था, उन्होंने उसको हिंदी में नहीं लिखा था क्योंकि सब हिंदी में लिख नहीं सकते थे। तो उस समय से उनके उपन्यास या उनका लेखन जो है वो जनता के बीच में जिस तरह से जा रहा था, तो जनता को जागृत करने का काम कर रहा था, जिस हद तक भी कर रहा था वो। और आज की तारीख में तो ऐसी जनता को 5 किलो का राशन दे करके आज की सत्ता जो है वो समझती है कि इनको फिर साथ में नमक दे रहे हैं तो ये हमारा नमक खा रहे हैं। पर ये जनता अगर नहीं समझती है तो मुझे लगता है कि पढ़े लिखे लोग जो सत्ता की सरपरस्ती में हैं उनको भी ये वहम हो गया है कि हम जो है सत्ता के साथ मिल करके या उसकी आकांक्षाओं के अनुरूप अगर जनता में चीजें डालेंगे तो उससे जनता कमजोर होगी, नासमझ है, और उसमें हम उस पर अच्छे ढंग से प्रभावशाली ढंग से जो हम करना चाहते हैं वो करेंगे। तो ये जो प्रेमचंद को इधर कुछ दिनों से विवादास्पद बनाने की कोशिश हो रही है, तो ऐसे खुद कमजोर और छोटी सोच के लोग हैं जो प्रेमचंद के कद के सामने कहीं तो नहीं खड़े हो सकते, ना उनके उनके जो प्रिय लेखक हैं या उनका जो प्रिय लेखन है जिसको हम सनातनी कह लें कुछ भी कह लें, उसमें वैसा कुछ नहीं है जो प्रेमचंद के अपने कुल मिलाकर के देखिए 1903 से शुरू करते हैं और 1936 में मर जाते हैं। कुल 33 साल के लेखन में उन्होंने जितना लिख दिया, जैसा लिख दिया, वैसा तो मुझे नहीं लगता कि उनके समानांतर हिंदी में उस समय जितने कम उम्र में मर गए थे, वो देहांत हो गया था, किसी ने उतना कद्दावर लिखा है। तो ऐसे लेखक का तो इस तरह से ओछी प्रवृत्ति के लोग विवादास्पद बना करके और अगर सोचते हैं कि हम उनके समानांतर किसी को खड़ा कर लेंगे तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। और मैं नाम लेने में मुझे दिक्कत नहीं है, मैं गोयनका जी का सम्मान करता हूँ। उन्होंने जो है उनके बारे में तो बहुत लोग खुल करके कहते हैं, हम तो उतना खुल के इसलिए नहीं कहते हैं कि उन्होंने फिर भी प्रेमचंद को लेकर के बहुत काम किया, लेकिन उन्होंने जो भी काम किया वो वही जो दक्षिणपंथी सोच है उसी के अंतर्गत उनको हिंदुत्व के स्तर पर प्रस्थापित करना, उनके और इस तरह को प्रस्थापित करना। लेकिन हिंदुत्व के स्तर पर स्थापित करने के बजाय लोग भूल जाते हैं कि जो आर्य समाज आंदोलन था वो हमारे यहाँ बंगाल की चेतना से आया था। और आपने बंगाल का जिक्र किया, जी हम कुछ प्रेमचंद की कही हुई बातों को जी लेकर आगे बढ़े ताकि इन जो भी उनकी प्रगतिशीलता पर जो सवाल उठाते हैं हाँ हाँ और हाँ उनके उनके कद को छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं, जी तो ऐसे लोगों के लिए प्रेमचंद ने अपने समय काल में क्या कहा था, क्या चिंता व्यक्त की थी, और उस चिंता को ये लोग जो इग्नोर कर रहे हैं, माने जी उसकी शब्दों की मीमांसा नहीं कर रहे हैं, तो उस पर भी हम लोग को थोड़ा हाँ थोड़ा बिल्कुल, हम लेकर लोगों के की चलना बात चाहिए। उसे 17 को तो अगस्त बिल्कुल 17 उसको अगस्त उसको 1900 संदर्भ के साथ जी आना चाहिए। जी 17 अगस्त 1935 को जी बनारसी दास चतुर्वेदी को पत्र लिखते हैं। हाँ उसमें लिखते हैं कि मैं और कन्हैया लाल, ध्यान देने की, जितने उनके शब्द हैं उस पर ध्यान देने की हाँ जरूरत हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल आप जी उनकी जी प्रगतिशीलता को कसिए, कसौटी पर कसिए। यह अच्छी बात है कि 110 साल के बाद भी हिंदी साहित्य में उनके आगमन और उनके लेखन को लेकर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। दूसरा, लेखक कितना अगर बहुत समृद्ध होते हुए भी, बहुत विकसित होते हुए भी, उनकी समृद्धि में माने वो इस कद के नहीं हो कि हम लोग उन पर चर्चा करें। बहुत तेरे नहीं नाम नहीं, हैं, वो भरे उनके पड़े हैं। समानांतर दूसरा नाम उनके समय में नहीं है। जी, वो अब जी हम आते हैं, वो लिखते हैं कि मैं और कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी हंस के अवैतनिक संपादक बनाए गए हैं। हाँ चतुर्वेदी से विनीत भाव से पूछा, क्या आप नहीं सोचती कि सभी भारतीय साहित्यों को हिंदी के माध्यम से उपलब्ध कराना एक ऐसा विचार है जिसे परीक्षा करके देखना चाहिए? यह जी ठीक है कि जब जब हमारी पत्रिकाओं में बांग्ला, मराठी, उर्दू के अनुवाद निकलते रहते हैं, कुछ हाँ अच्छे और योग्य उर्दू लेखकों और बंगालियों को सामने लाकर
जी विशाल भारत ने उल्लेखनीय सेवा की है। जी हमारी शक्ति इसी काम में लगेगी। हाँ फिर उन्होंने एक आशंका प्रकट की। जी बंगाली और मराठे और कुछ मुसलमान हो सकता है कि हिंदी को यह स्थान दिए जाने पर नाक भौर सिकोड़ें, हाँ लेकिन उन्हें इन क्षेत्रों से मिले आश्वासन और प्रोत्साहन से प्रसन्नता भी हुई। जी शरत बाबू और रवि बाबू दोनों को यह विचार पसंद आया है। जी उर्दू लेखकों ने मेरे निमंत्रण पत्र पर उत्तर बड़ी तत्परता से और सौजन्य से दिया है। जी जी वहीं ध्यान दीजिएगा, हाँ वहीं हिंदी वालों से उन्हें निराशा हाथ लगी। जी इधर हिंदी इधर हिंदी महारथियों को लिखे गए तमाम पत्रों में से शायद ही किसी पत्र का उत्तर आया हो। जी प्रेमचंद कह रहे हैं, जी 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 बाबू मैथिली शरण जी अकेले आदमी हैं जिन्होंने जवाब दिया। जी दूसरों ने पत्र की प्राप्ति को स्वीकार भी नहीं किया। जी जी यह है हमारे हिंदी लेखकों की मनोवृत्ति। जी 31 मार्च 1936 को जी जी 31 मार्च 1936 को प्रेमचंद चतुर्वेदी जी को बनारसीदास चतुर्वेदी जी को परामर्श देते हैं कि जी अगर आप अंग्रेजी पाठकों से हिंदी लेखकों का परिचय करा सकें तो वह एक अच्छी सेवा होगी। जी जी लेकिन साथ सचेत भी किया, आप तो हिंदी लेखकों की प्रवृत्ति जानते हैं। जिन जिन को आप छोड़ेंगे जिन जिन को आप छोड़ेंगे उन सब की तरफ से चौमुख हमले को बर्दाश्त करने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। जी 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 सोचिए, जिस पर हम अभी बात कर रहे हैं, हिंदी की प्रेमचंद तब सचेत मनोवृत्ति। थे। जी हाँ जी देखिए बता ऐसा है कि प्रेमचंद जो हैं वो बिल्कुल शुरू से सचेत रहे लिखने में। अब उनकी तो शुरू में 3-4 उपन्यास हैं। हम खुरमा हम सवाब जिसका उन्होंने अमृत राय ने हिंदी रूपांतर करके प्रस्तुत किया है, तो उसमें तो सबसे पहले जो पंडित पुरोहित हैं और जिसमें हमारी जनता जकड़ी हुई है उसी पर उन्होंने भयंकर प्रहार किया है। उसके बाद फिर कहानियों में जब आते हैं तो देखिए किसान हमारे यहाँ जो किस तरीके से प्रताड़ित रहते हैं सूदखोरों के उससे और उस समय के सामंतों से, उस पर कितना प्रहार किया है उन्होंने। तो ये चेतना तो उसमें कि जो हमारे यहाँ जब तक आम आदमी है, नीचे का तबका है, वो नहीं उठ पाता है, वो खड़ा होकर के कुछ कहने का साहस नहीं कर पाता है, या हम उसको बोलने लायक इस तरह बनाते नहीं है, तब तक हमारे हिंदुस्तान में जिस आजादी की लड़ाई की जा रही है उसके लिए जो इतना कहा जा रहा है, मुझको नहीं लगता था कि इस तरह से हमें जो आजादी मिलेगी या आएगी वो शायद इतनी जल्दी नहीं आएगी जितनी हम उम्मीद कर रहे हैं। और उनका ये सोचना जो है वो ये भी सही था कि उनके अपने जीवन में तो आजादी आई नहीं, लेकिन 1936 तक लिखते लिखते उन्होंने परीक्षा उनकी पहली हिंदी कहानी है जिसमें वो देखिए अगर आप उसका कथानक याद हो तो केवल वो कहानी इतने के लिए है कि एक रियासत में जो वहां के प्रधान या मुखिया कहते हैं होते हैं, वो बहुत बूढ़े हो गए थे और वो चाहते थे हमको हट जाने दिया जाए, किसी और को लाया जाए। तो उनको ये कहा उनके जो भी जमींदार थे जोते भाई आप अपने जैसा हमको कोई ला दीजिए तो हम आपको छोड़ देंगे। तो उसमें ऐसे आदमी को चुनने के लिए विज्ञापन दिया गया कि भाई इस तरह की योग्यता हो, इस तरह हमारे यहाँ जरूरत है, जो इसके लिए उपयुक्त है आवेदन करे। और उसमें जितने लोग आए उनको बाकायदे हफ्ते 15 दिन रख करके एक तो देखने का जांचने की कोशिश की गई, दूसरे उनको कई तरह के उसमें कि आप जाइए फुटबॉल कीजिए, आप जाइए ये करिए, आप जाइए वो करिए, कई तरह जैसे जांच सकते थे उसमें लगाया गया उनको। और जो अंतिम जांच थी वो ये था कि फुटबॉल या हॉकी खेलने लोग गए थे और मैदान से निकल करके आ रहे थे जहां सब रुके हुए थे, रास्ते में एक नाला था और उसमें पता चला कि एक किसान जो है अपनी बैलगाड़ी लिए बैलों के साथ में फंसा हुआ है। वो बैलगाड़ी निकल नहीं रही है, बैल कमजोर है, किसान बहुत
उनको हुंकार रहा है लेकिन नहीं हो पा रहा है, उसको देखते हुए सब चले गए। सारे लोग जो वहां आए थे आवेदन करके उम्मीदवार के तौर पर एक आदमी जिसको पांव में चोट लगी थी वो रुका। उसने कहा कि बाबा आप तो परेशान हैं और आप कैसे निकाल लेंगे, ऊंचाई चढ़ना है, बैल आपके कमजोर हैं। तो उन्होंने कहा भाई देखो हम कोशिश कर रहे हैं, और कोई हाथ लगाते तो हो सकता है कि बोले अच्छा मैं हाथ लगाता हूं, आप बैलों को घुमासिए। बहरहाल वो कोशिश हुई, गाड़ी निकल गई वहां से और फिर वो भी अपना चले गए। अगले दिन उसके निर्णय की घोषणा होनी थी, तो उसमें कहा गया कि भाई जितने लोग आए थे सब लोग आए, आप लोगों को हमने देखा जांचा परखा, आप लोगों को हमने पूरा यहाँ अवसर दिया कि आप हमारे यहाँ देखिए कि आप यहाँ रहेंगे तो आपको क्या करना है, पर जिस आदमी को चुनना था उसका चुनाव हमने कर लिया है। और वो चुनाव वही था कि जिस आदमी ने बैलगाड़ी निकालने में मदद की थी चोट लगने होने के बावजूद, उसका नाम लिया और कहा कि हम लोगों ने इस आदमी को चुना है। इसलिए चुना है कि हमारे यहाँ जो आम लोग हैं वो किस तरह के हैं, उनको किस तरह की मदद करनी चाहिए, किस तरह उनको देखना समझना चाहिए, तो हम ऐसा ही आदमी चाहते हैं और हमको ऐसा आदमी मिल गया है। तो इस कहानी से देखिए प्रेमचंद जो है क्या संदेश दे रहे थे। ये हिंदी में पहली कहानी है, प्रताप में छपी थी, और विद्यार्थी जी भी आग्रह कर रहे थे कि आप हिंदी में लिखिए, हिंदी का जमाना है। तो उन्होंने जो पहली कहानी लिखी प्रताप में भेजी विद्यार्थी जी को। उस हिंदी की कहानी को देखिए तो भाषा बहुत अच्छी न भी हो, या हो सकता है सुधारी गई हो, लेकिन जो उसके जरिए प्रेमचंद कह रहे हैं, जनता के बीच में संदेश दे रहे हैं, और जो उनका जमींदार या जो भी है जो चुनाव कर रहा है उसकी चेतना कैसी है। तो प्रेमचंद जहां से शुरू करते हैं, और आर्य समाज में तो बिल्कुल शुरू थे, आर्य समाज तो बंगाल के समानांतर जितने भी वहां पर आंदोलन थे उसके समानांतर हिंदी क्षेत्र में आंदोलन हुआ था, और व्यापक रूप से था। इसका बड़ा क्षेत्र तो पंजाब था। तो वो, और उसमें देखिए कई बार उनके पास पैसे नहीं होते थे तो दयानंद निगम को कहते थे भाई हमको इतना पैसा समाज के चंदे में देना है, आप हमारी तरफ से दे दीजिए। तो अगर जो इस बात को नहीं जानता है वो प्रेमचंद को समझेगा कि भाई आज समाजी तो कुछ थोड़े से चेतनाशील होते हैं और बहुत ज्यादा उनमें चेतना होती नहीं, इसीलिए आज समाज और खत्म हो उस गया। पर भी कुछ लेकिन कहते हैं, उस पर भी जी कहते हैं। हाँ प्रेमचंद संकीर्ण अनुदार और कृति ध्वंसी ध्वंसी साहित्यिक विवादों को दुर्भाग्यजनक मानते थे। जी जी उन्होंने 14 नवंबर 1932 में बनारसी दास चतुर्वेदी को लिखा, जी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे साहित्य कर्मियों में विचारों की उदारता और सौहार्द का भाव नहीं है। जी एक श्रेणी ऐसे लोगों की है जिन्हें किसी की कीर्ति का ध्वंस करने में आनंद आता है, जी जिस कीर्ति को बनाने में दूसरे आदमी को बरसों लगे हैं। जी हाँ और तुलसीदास को लेकर भी अब जोड़ा जा रहा है कि तुलसीदास को लेकर उन्होंने काफी कुछ कहा था। तुलसीदास जी को लेकर उन्होंने कहा था कि ईश्वर जी उनको मत बनाइए, जी ईश्वर उनको बनाना ठीक नहीं है, लेकिन जी उनके जी लिए जैसे वो कहते हैं जी कि प्रेमचंद को एक बार तुलसी जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए हाँ जी बनारसी जी दास चतुर्वेदी ने आमंत्रित किया था। जी जी उनके पत्रोत्तर में प्रेमचंद ने जो कुछ लिखा उसी एक बात तो स्पष्ट होती है कि वो हाँ तुलसीदास के साहित्य से नितांत अपरिचित थे। जी जी रूढ़िवादी खाओ कमाओ व्यासों की तुलसी भक्ति के ठीक विपरीत जी उसकी प्रतिक्रिया में जन्मे बुद्धिवादी प्रगतिशीलों के जी अनुरूप प्रेमचंद की मान्यताएं थीं। जी उनकी यह सफाई सर्वथा उचित प्रतीत होती है। जी जी जहां तक तुलसी जयंती की बात है, मैं इस काम के लिए सबसे कम योग्य व्यक्ति हूँ। हाँ एक ऐसे उत्सव की अध्यक्षता करना जिसमें मैंने कभी कोई रुचि नहीं ली, जी हास्यास्पद बात है। जी मुझे अपने भीतर आत्मविश्वास की कमी जान पड़ती है, डर लगता है। सच जी बात तो यह है कि मैंने रामायण भी आदि से अंत तक नहीं पढ़ी है। जी यह एक लज्जाजनक स्वीकारोक्ति है, जी मगर बात ठीक है। जी उसके बाद आगे कहते हैं, प्रेमचंद ने तुलसी के अंध भक्तों और जड़ व्यासों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये लोग आम तौर पर यह कहते मिलेंगे कि उन्होंने राम को देखा है, जी हनुमान जी के दर्शन तो रोज करते हैं, जी जबकि मैं इन वाहियात बातों में कोई यकीन नहीं रखता।
जी ऐसी स्थिति में क्या तुलसी भक्त लोग मेरी काफिरों जैसी बात पसंद करेंगे? जी। इससे क्या फर्क पड़ता है कि यह विक्रम संवत 10 में पैदा हुए या 20 में या 40 में? हाँ। क्यों अपनी बुद्धि खामखा इसके पीछे बर्बाद करो, जबकि और भी न जाने कितनी चीजें करने को पड़ी हैं। जी। इसके बाद प्रेमचंद ने, आप देखिए कहते हैं, इसके हाँ। बाद प्रेमचंद ने जी तुलसीदास के साहित्य को आधुनिक दृष्टिकोण से समझने और समझाने की बात कही। जी। उन्होंने ठीक ही कहा हाँ। कि तुलसीदास एक महान कवि थे। अब सोचिए, हाँ। हाँ। क्या उसके तुलसीदास के लिखे के अर्थ को नहीं जान रहे हैं? उसकी नहीं नहीं, मीमांसा को आप नहीं बात समझ कैसे रहे मुझे हैं? वो बताता हूँ अपनी जी। असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं कि उनको उस रूप में नहीं जानते हैं जिसमें पंडित व्यास वगैरह जो जी उनकी, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और जो कह रहे हैं अंत में कि हाँ। तुलसीदास एक महान कवि थे, जी उसकी व्याख्या करो, जी। दार्शनिक व्याख्या। हाँ। अब शब्द पर ध्यान दीजिएगा, हाँ। दार्शनिक व्याख्या, जी जी। मनोवैज्ञानिक व्याख्या, जी प्राणी शास्त्रीय व्याख्या, जी शरीर शास्त्रीय व्याख्या, जी। जो हाँ। चाहे करो, जी मगर उन्हें ईश्वर काहे बताते हो? जी जी। जी जी। नहीं, देखिए मैं बताऊं आपको, प्रेमचंद ने दो किताबें उनकी हैं। एक तो रामचर्चा है, जो 1928-28 के आसपास या और पहले लिखी गई है, सन हम ठीक पता नहीं है। लेकिन और दूसरा ये है, उनका ये कहना था, देखिए हमारे यहाँ दो मजहब के लोग हैं जिनके बीच में कुछ है नहीं तो भी पैदा किया जाता है विवाद या एक दूसरे से भिड़े। तो एक तो हिंदू है, दूसरा मुसलमान है। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो छोटे बच्चे पढ़ाई शुरू करते हैं, उनके लिए हम ऐसी पुस्तकें तैयार करें जो हिंदू बच्चे जो हैं वो मुसलमानों के बारे में, उनके मजहब के बारे में मोटे तौर पर कुछ चीजें जाने, जो शुरू से बच्चों में भ्रम पैदा हो जाता है या अपने घर परिवार में होने से उनमें जड़ पकड़ लेता है, वो उनमें जड़ पकड़ने ना पाए। इसलिए उन्होंने मुसलमान बच्चों के लिए रामचर्चा के नाम से पूरी राम कथा लिखी। वरना उनको रामचर्चा उर्दू में मुसलमानों के लिए लिखने की क्या जरूरत थी बच्चों के लिए? वो बाल साहित्यकार भी नहीं थे। लेकिन जो बच्चे पढ़ते हैं, उनके पास हम कोई ऐसी चीज रखें जो अपने से दूसरा जो मजहब है, जिनके आसपास रहता है, जिनमें उनकी आना जाना मिलना जुलना है, तो वो बच्चे दूसरे मजहब को कुछ समझना शुरू करें। और ऐसे ही, हालांकि बात की है वो, जो हमारे यहाँ ये ताजिए वाला होता है, उनका नाटक है, देखिए ध्यान नहीं आ रहा है, बहरहाल। तो उसको उन्होंने जो है उस उर्दू उर्दू की कथा को हिंदी में नाटक के तौर पर लिखा। और वो देखिए नाम नहीं आ रहा है, बड़ा मशहूर है उनका, 22-23 में लिखा गया है। बहरहाल, तो उसके साथ देखिए क्या हुआ कि उसको जमाना में नियमित छपना था और धारावाहिक लिख रहे थे। तो वहां नारायण नया निगम तो सारी चीजें देखते नहीं थे। उनके सहायक के रूप में एक दो लोग जो थे, उसमें एक मौलवी साहब थे। तो उन्होंने देखा कि भाई ये हमारे ताजिया जो हाय हुसैन वाला पूरा होता है, क्या कहते हैं उसको, बहरहाल, तो उसके बारे में प्रेमचंद कैसे लिख सकते हैं, वो तो मुसलमान है। वो उनकी 2-3 किस्तें दबा के बैठ गए। अब प्रेमचंद तो जमाना में हर महीने छपते थे, जो भेजते थे, नहीं एक अंक के बाद दूसरे अंक के बाद छप जाता था, पता लगा 3 अंक तक छपा ही नहीं वो। तो उन्होंने दयानंद निगम को पत्र लिखा, भाई क्या बात है, आपसे बात हुई थी, मैंने भेजा और आपके यहाँ छप नहीं रहा है। उन्होंने दिखवाया तो पता ना, मौलवी साहब दबा के बैठे थे। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप मत छापिए, हमें नहीं छपवाना है। मतलब जिन जिन निगम साहब से बहुत अच्छी दोस्ती थी, भाईचारे का संबंध था, तो उनके यहाँ के मौलवी जैसे लोगों ने उन दोनों के बीच में जब इस तरह के विभेद पैदा कर दिए अपने आचरण से, तो आप समझ लीजिए कि हम कितना सामान्य सी बात में दूर हो जाते होंगे। लेकिन दयानंद निगम ने कहा कि नहीं, आप भेजिए, बिल्कुल छपेगा। तो वो पहले उर्दू में छपा, उसका उन्होंने हिंदी में किया, ताकि लोग जो हैं, तो इसलिए जो प्रेमचंद ये बात समझते हैं और बच्चों से शुरुआत करते हैं, भाई बच्चे हमारे यहाँ जाने, तो ऐसे प्रेमचंद को आप प्रगतिशील ना मानिए, या आपके पास कोई नहीं है
तो उनके बारे में अनावश्यक विवाद पैदा करके उनको अब जैसे अभी कहा जा रहा है कि प्रेमचंद ने, ये विवाद तो नहीं है पर एक आशंका प्रकट की गई है कि प्रेमचंद ने 1936 में जो लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ का सम्मेलन हुआ था, पहला अधिवेशन, स्थापना सम्मेलन था, उसकी अध्यक्षता नहीं की। उसकी चीजें तो 50 जगह छपी हुई है, लोग जानते हैं। और कितने मूर्ख लोग हैं कि जो बात इतनी खुली हुई है उसके बारे में भी आप विवाद पैदा कर रहे हैं। मैं गंगा प्रसाद मिश्र की बात कर रहा हूँ, वो प्रगतिशील लेखक संघ के 1936 के अधिवेशन में थे। प्रेमचंद ने उनको सदस्य बनाया। उसके पहले बाद में जब आए हैं तो बीमारी में वो उनके साथ रहे हैं। उन्होंने अपने एक लेख में बाकायदे उसका उल्लेख किया है, मैंने आज ही भी फेसबुक पर लगाया है उसको। उसके अलावा एक और जगह उन्होंने उसका संदर्भ लेकर के लिखा है, मैंने वो भी आज फेसबुक पर लगाया है। तो दिक्कत ये है कि जो चीज बहुत खुले तौर पर सब जानते हैं, तो कितने मतलब मूर्ख लोग हैं कि भाई आप तो ऐसा लोगों को बेवकूफ समझ लिए हैं कि आप जितना समझते हैं उससे भी ज्यादा लोग बेवकूफ हैं। अरे आप तो बेवकूफ हो, लेकिन पढ़े लिखे आपके मुकाबले अभी ऐसे लोग हैं जो आप मूर्ख समझते हैं कि आप प्रेमचंद को भी राष्ट्रपति बना लेंगे। प्रेमचंद ने हिंदी में लिखा, उर्दू में लिखा, उसके अलावा हिंदुस्तानी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। तो प्रेमचंद केवल हिंदी या उर्दू के नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान के, बल्कि उनका तो लेखन विदेशों तक गया है। और उनके रहते ये अब वो अलग बात है कि 1936 में जी प्रेमचंद कहते हैं, लिखते हाँ भी हैं कि 15 मार्च 1936 को सज्जाद जहीर को लिखा पत्र इसका प्रमाण है। हाँ 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 प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना का उन्होंने स्वागत किया था। जी सम्मेलन की अध्यक्षता के प्रस्ताव को स्वीकार भी किया था, हाँ लेकिन अपने से बेहतर लोगों से अध्यक्षता कराने की बात भी उन्होंने की थी। हाँ हाँ सभापतित्व की बात सभापतित्व की बात मैं इसके योग्य नहीं हूँ। जी विनम्रता बस नहीं कहता, मैं अपने में कमजोरी पाता हूँ। जी जी मिस्टर जी कन्हैया लाल मुंशी मुझसे बेहतर होंगे, या जी डॉक्टर जाकिर हुसैन, जी पंडित जवाहरलाल नेहरू तो बड़े व्यस्त होंगे, हाँ 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 नहीं हाँ वे एकदम उपयुक्त होंगे। जी लेकिन राजनेताओं पर उन्होंने तीखी टिप्पणी की। हाँ बिल्कुल की इस अवसर पर सभी राजनीति के नशे में चूर होंगे, हाँ साहित्य में शायद ही किसी की दिलचस्पी हो। जी फिर अपनी व्यस्तता का विवरण दिया। जी मेरे पास इस वक्त भी सभापतित्व के लिए 2 जगह से निमंत्रण है, हाँ हाँ एक लाहौर के हिंदी सम्मेलन का, जी दूसरा हैदराबाद दक्षिण की हिंदी प्रचार सभा का। जी जी मैं इनकार कर रहा हूँ, पर वे हाँ लोग इसरार कर रहे हैं। जी जी कहाँ कहाँ प्रिजाइड करूं? जी उन्हें जब अपने कर्तव्य बोध का स्मरण हो आया और जी लिखा, हमारी संस्था में कोई बाहर का आदमी सभापति बने तो जी ज्यादा अच्छा है। जी 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 मजबूरी दर्जा तो मैं हूं ही, जी कुछ रोगा लूंगा। जी पुनश्च मैं स्वयं को मुक्त करने के अंदाज में लिखा, तुम हाँ जरा पंडित अमरनाथ झा को झा तो आजमाओ, जी उन्हें उर्दू साहित्य में दिलचस्पी है जी और शायद वे सभापति होना स्वीकार कर लें। जी 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 उस ऐतिहासिक घटना से हम सभी अवगत हैं कि पीडब्ल्यूडीए का उद्घाटन प्रेमचंद जी ने किया, और जी उद्घाटन भाषण के रूप में साहित्य का उद्देश्य जैसा श्रेष्ठ निबंध उनके द्वारा पढ़ा गया। जी 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 और जी इतना ही नहीं, जी वो एक पत्र भी लिखते हैं 31 मार्च 1936 को। मैं हाँ समय काल और सब कुछ बताते हुए, ताकि लोगों को हाँ यह हाँ जी दिक्कत जी नहीं जी हो। बिल्कुल लोगों को ए, समझ में आए। जी, बनारसी जी दास चतुर्वेदी को पत्र लिखते हैं, उनकी हाँ चिंता संगठनों को लेकर क्या थी, अभिरुचि क्या थी, सब वो बताते हैं। जी जी बनारसी दास चतुर्वेदी को 31 मार्च 1936 को लिखते हैं, जी प्रेमचंद ने भारत के सभी साहित्यिक संगठनों में अभिरुचि ली, जी उनकी स्थापना में अपना सहयोग दिया। हाँ जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने यह अनुभव किया था कि राजनेता हिंदी और भारतीय भाषाओं के लिए कुछ नहीं करेंगे, जी स्पष्ट कह रहे हैं। जी 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 उनकी स्पष्टोक्ति थी, जी इन राजनीतिज्ञों से तो कोई उम्मीद रखनी न चाहिए। हाँ इन राजनीतिज्ञों से तो कोई उम्मीद रखनी न चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, बेमसरफ लोग हैं। जी जी उनसे उदार मनस्क होने की आशा ही न करनी चाहिए। जी जी लेखकों को ही आगे आना पड़ेगा।
जी बनारसी दास चतुर्वेदी 31 मार्च 1936। जी। तो हाँ तो इतना देखिए तो इतने, क्लियर वो लिख रहे हैं, जी इतना जी, तो। नहीं नहीं, देखिए एक बात तो ये है कि प्रेमचंद अपने लेखन को प्राथमिकता देते थे, और जो जो उनकी उम्र बढ़ रही थी उनको लोग इस तरह के उसमें घसीटते थे और उसमें जाने से बचाते थे। एक तो उनके लेखन का नुकसान होता था, जो बाद में मतलब ये है कि बहुत ज्यादा उस पर उनका ध्यान था। तीसरे ये कि इसमें जाने से उनका समय जाता था। चौथी बात यह है कि वो स्वास्थ्य उनका जो है बाद में जो गिरने लगा है, तो उससे भी उनको एक आशंका रहती थी कि भाई मैं कहीं जाऊं कुछ हो जाए मुझे। तो इसलिए वो और सारी बातों, ये बात न कह करके वो और सारी बातों से और ऐसी बातों से जो लोगों को समझ में आए। देखिए कितने सफाई से कह रहे हैं हमारे यहाँ के राजनेता कितने लायक हैं कि हिंदी के लिए कुछ नहीं कर सकते, और अमरनाथ झा जैसे लोगों के पास जाइए जो उर्दू के भी विद्वान हैं, या और दो तीन लोग नाम लिए उन्होंने, तो उनके पास एक तो विकल्प था इसलिए भी बताते थे, दूसरे इसलिए भी बताते थे कि भाई मैं इस तरह कामों में रहूंगा तो मेरा लिखना पढ़ना मारा जाएगा। और उन्होंने तो बहुत साफ कई जगह कहा है भाई अगर मैं जिस दिन लिखना नहीं हूं, मैं कलम का मजदूर हूं, मैं अगर किसी दिन लिखता नहीं हूं तो उस दिन मुझे खाना खाने का हक नहीं है। अब जो आदमी इतना नैतिक हो अपने में, तो उसको आप विवादास्पद बनाएंगे। आज ऐसी नैतिकता किस आदमी के पास बची हुई है? तो सवाल इस बात का है कि आप प्रेमचंद को पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं। प्रेमचंद ने आजादी के समानांतर जो कहानियां लिखी हैं, जो चेतना पैदा की है, उसमें हमारे कम से कम 1917-18 से लेकर के 1936 तक का आजादी के आंदोलन का इतिहास दिखाई पड़ता है। दूसरा कौन है ऐसा लेखक जिसके यहाँ उसके इतने लंबे लेखन काल में हमारी आजादी के आंदोलन का इतिहास भी दिखाई पड़ता हो, उसकी घटनाएं दिखाई पड़ती हो। तो ऐसे प्रेमचंद को आप विवादास्पद बनाएंगे बगैर किसी आधार के, तो सिवाय एक मूर्खता के तो कुछ नहीं है ये। और ऐसे लोग भी कुछ दिन अपना हाथ पांव चला करके वो हताश ही हो जाना है उनको, लेकिन ये मूर्खता ना करें, क्योंकि ये मूर्खता बहुत दिन तक छिपती नहीं है। उनके पास कोई ऐसा तथ्य नहीं है जिससे कि साबित वो कर सकें कि प्रेमचंद ने अध्यक्षता नहीं की थी, जिससे वो साबित ये कर सकें कि भाई प्रेमचंद के अगर शव यात्रा में भीड़ नहीं थी तो प्रेमचंद का कद कोई छोटा हो गया। प्रेमचंद का कद उनकी रचनाओं से बड़ा हुआ है। और मैंने पहले भी कहा है कि प्रेमचंद के पास जितने पाठक थे, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने प्रेमचंद की कहानियां पढ़ करके अनपढ़ लोगों को सुनाई है, इसलिए कि अनपढ़ लोग प्रेमचंद जी की कहानियों को सुनना चाहते थे। तो जिस लेखक के पास अनपढ़ पाठक भी उनकी कहानी का श्रोता हो, तो आप समझ लीजिए कि उस आदमी ने कितनी चेतना फैलाई होगी अपने लेखन से लोगों के बीच में। और इसीलिए वो देखिए प्रेमचंद प्रेस लगाना है, पत्रिका निकालना है, अखबार निकालना है, केवल इसलिए कि हम लोगों को जागृत करें। और ये तब से उनके भीतर था जब वो कानपुर गए हैं और दयानंद निगम के साथ में जमाना में जुड़े हैं, तभी से उनके दिमाग में था। प्रेस तो आकर के 22-23 में 24 में लगा पाते हैं वो, और उसमें भी देखिए प्रेस लगाने के बाद 36 तक किस तरह जूझते हैं प्रेस से। हंस निकालना शुरू करते हैं, घाटे में चलता है। जागरण भी ले लेते हैं, पाक्षिक निकालना, पाक्षिक से साप्ताहिक निकालने लगते हैं, उसमें घाटा होता है। और उन्हें एक उपाय मिलता है कि भाई चलो फिल्म में जाकर के लिखेंगे। तो उनको ऐसा पैसा नहीं चाहिए था जिससे जनता जो है मूर्ख बना करके केवल मनोरंजन जिसका किया जाता हो। वो फिल्म भी 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 10 महीने में छोड़ करके चले आए। और तो यह भी कि प्रेमचंद जो है प्रेमचंद को वो जिस ऐसा तरह से, समझौता कभी नहीं करते थे जो न उनके हक में हो न जनता के हक में हो। और यह भी देखेंगे कि प्रेमचंद को जिस तरह से 1917 के बोल्शेविक क्रांति या फिर जी इधर के जो आपने गोयनका जी पर जो एक तरह से आरोप लगाया हाँ जो हाँ भी है जी कि हिंदू साबित करने में कुछ लोग जो है वो उनको कम्युनिस्ट साबित करने में, जी। लेकिन प्रेमचंद की बातों से ही अगर हम समझे वो कितने मानवीयवादी थे, मानवतावादी वो थे। बिल्कुल भयंकर मानवतावादी थे। और वो देखिए उस समय तो रूस में जो क्रांति हुई थी,
उससे प्रेमचंद बहुत पढ़ते थे, जितना लिखते थे उससे ज्यादा पढ़ते थे वो। तो आप समझिए कि कितना पढ़ने के बीच में कितना लेखन के लिए समय निकालते थे वो। तो उससे वो कम्युनिस्ट या समाजवादी नहीं हो गए थे, लेकिन ये समझते थे कि भाई जो क्रांति हुई है एक बेहतर भविष्य के लिए हुई है, तो ऐसा तो अच्छी बात है, और जगह होनी चाहिए। वो इसका मतलब कि कम्युनिस्ट या समाजवादी थोड़ी हो गए वो। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी विडंबना ये रही है कि प्रगतिशील लेखक संघ बना, जिसमें ज्यादातर पश्चिम से जो लोग कम्युनिस्ट बने थे, उन उनकी वजह से वो लेखक संगठन बना। तो इसलिए ऐसे लोगों ने प्रगतिशील लेखक संघ पर कब्जा कर लिया, कम्युनिस्टों का कब्जा हो गया। हम इसको लोग बहुत बुरा माने तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है कि प्रेमचंद जो अभी आपने कहा मानवतावादी थे न वो तो उदाहरण मतलब उदाहरण जन देते जन हैं, के जन उदाहरण जन के देते हक की हैं, बात करते थे जी। उदाहरण देते हैं। हाँ, प्रेमचंद क्रांति की अराजकतावादी अवधारणा के विरोधी थे, बिल्कुल विरोधी थे जी जी। जो सिर्फ विध्वंस करने पर जोर देती थी। हाँ हाँ वो संघर्ष के पक्षधर थे जी। और क्रांति को सामाजिक विकास के साथ जोड़ते थे। हाँ 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 विकास का तात्पर्य व्यक्तिशः चरित्र निर्माण भी था, जी जी। जिसके अभाव में प्रत्येक परिवर्तन और विकास बेमानी होती है। हाँ हाँ चरित्र बिल्कुल बिल्कुल। निर्माण कोई भाववादी आदर्शवादी नहीं है, हाँ हाँ बल्कि यथार्थवादी और ध्येयवादी जी लक्ष्यवादी जी 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 जी। आदर्शवाद है। हाँ ध्वंसोन्मुख क्रांति सामाजिक विकास को अवरुद्ध भी करती है, बिल्कुल अतः करती है संघर्ष के साथ निर्माण भी चाहिए। जी 26 दिसंबर 1934 को जी। इंद्रनाथ मदान को लिखे पत्र में प्रेमचंद हाँ ने इन हाँ सभी जी बिंदुओं पर विचार किया है। जी मैं जी। सामाजिक विकास में विश्वास करता हूँ। हमारा हाँ उद्देश्य जनमत को शिक्षित करना है। जी। क्रांति ज्यादा समझदार उपायों की असफलताओं का नाम है। हाँ हाँ क्रांति ज्यादा समझदार उपायों की असफलता का नाम है। जी जी मेरा जी। आदर्श समाज वह है जिसमें सबको समान अवसर मिले। हाँ विकास को छोड़कर और किस जरिए से हम इस मंजिल पर पहुंच सकते हैं? जी। लोगों का चरित्र ही निर्णायक तत्व है। कोई हाँ समाज व्यवस्था तब तक नहीं पनप सकती जब तक कि हम व्यक्तिशः उन्नत न हों। जी जी कहना जी। संदेहास्पद है कि क्रांति से हम कहाँ पहुंचेंगे। हाँ यह हो सकता है कि हम उसके जरिए और भी बुरी डिक्टेटरशिप पर पहुंचे, जी जी। जिसमें रंच मात्र व्यक्ति स्वाधीनता न हो। हाँ मैं रंग ढंग सब बदल देना चाहता हूँ, जी पर ध्वंस नहीं करना चाहता। जी 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 अगर जी मुझमें पूर्व ज्ञान की शक्ति होती और जी मैं समझता कि ध्वंस के जरिए हम स्वर्ग लोक में पहुंच जाएंगे, तो जी मैं ध्वंस करने में की आगा पीछा न करता। जी। ध्वंस नहीं, करने में हाँ हाँ आगा पीछा न करता। हाँ हाँ। तो इस तरह से वो कह रहे हैं। नहीं नहीं, वो देखिए ऐसा है कि वो जैसे गांधी जी ने कहा था ना कि भाई अगर आपको ये देखना हो कि हमको काम करना है तो ऐसे आदमी को देखिए जो कतार के आखिर में खड़ा है, बहुत निरीह है, उसको बहुत जरूरत है, तो ऐसे आदमी के आसपास से जाकर के काम शुरू करिए। तो गांधी जी का अपना अपने तरीके से कहना था, लेकिन यही बात जो है प्रेमचंद के अंदर भी थी। तो उनका कहना था कि भाई करीब से करीब कमजोर से कमजोर आदमी जो है, हमारे लेखन से हमारे कहने से हम जो संदेश दे रहे हैं उससे वो प्रबोधित हो और अपने समझदारी बनाए और अपनी अपने पांव के नीचे मजबूत जमीन पर खड़ा हो। प्रेमचंद ये लेखन करना चाहते थे, अपने लेखन से ये संदेश देना चाहते थे, ये उद्देश्य पूरा करना चाहते थे। तो हम अगर इस बात को नहीं समझते हैं तो हम प्रेमचंद को केवल विवादास्पद बना करके अपने को थोड़ा चर्चा में ला लें, उससे और कोई लाभ तो नहीं होगा। पर ये जरूर है कि थोड़े समय लोगों को एक तरीके से जो मतलब हास उपहास का होता है करने के, बहुत हल्का फुल्का, उसके लिए मौका मिल जाएगा। इससे ज्यादा कोई उपयोगिता ऐसे लोग नहीं सिद्ध कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। प्रेमचंद मामूली शख्सियत नहीं थे, मामूली आदमी की तरह रहते थे, मामूली आदमी के हक में सोचते थे, लेकिन अपने सोच में और अपने लक्ष्य में
और उस लक्ष्य तक जाने के लिए बहुत दूरदृष्टि वाले लेखक थे वो। तो पहले हमें प्रेमचंद को अच्छी तरह पढ़ करके समझना चाहिए। बगैर समझे हम उनको ले करके कहीं हमने कुछ पढ़ लिया और उसके लिए विवाद खड़ा कर दिया। तो कल तो मैंने ये पढ़ा तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। अच्छा, मेरे पास मैं सहारनपुर में आया हूँ, मेरे पास 2-4 किताबें लाया हूँ, तो मेरे पास इत्तेफाक से उनकी पहला खंड था गंगा प्रसाद मिश्र का। मैंने पढ़ा कि भाई उसमें तो उन्होंने लिखा इसको है, भी देखा पढ़ा। जाए कि आर्य समाज को लेकर भी हम लोग अपने बातचीत के अंतिम दौर जी माने जी 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 जी। दौर में जा रहे हैं। हाँ हाँ। अब प्रेमचंद को लेकर उन्होंने जिस तरह से कहा जाता है आर्य समाज को लेकर, प्रेमचंद क्या जी कहते हैं? जी। प्रेमचंद आर्य समाजी थे, इसमें तो कहीं कोई ये नहीं है। हाँ हाँ। हिंदी के जातीय प्रदेश का प्रमुख समाज सुधारवादी सांस्कृतिक आंदोलन था आर्य समाज। हाँ बिल्कुल जी। प्रेमचंद दीर्घावधि तक अपना चंदा नियमित रूप से भेजते रहे। हाँ हाँ हाँ। 6 फरवरी 1913 को उन्होंने निगम को लिखा, जी मेरे जिम्मे हमीरपुर आर्य समाज के 10 रुपये बाकी हैं। जी जी जी। बार बार तगाजा हुआ है, हाँ मगर अपनी तिही तिहीदस्ती ने हाँ इजाजत नहीं दी हाँ हाँ। कि अदा कर दूं। जी आप अगर अफोर्ड कर सके तो बराहे रास्त मेरे नाम से हमीरपुर आर्य समाज के सेक्रेटरी के नाम जी 10 रुपये का मनी ऑर्डर कर दें। जी जी जी। अब आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद ने हाँ आर्य समाज के शुद्धि आंदोलन का समर्थन नहीं किया। देखिए, हाँ, नहीं किया नहीं किया वहाँ, मतलब वो उनकी नजर में ठीक नहीं था वो। मलकाना शुद्धि का उन्होंने सशक्त विरोध किया। जी 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 22 अप्रैल 1923 को निगम को लिखा, जी मलकाना शुद्धि पर मुख्तसर मजमून लिख रहा हूं। जी। मुझे इस तहरीक से सख्त इख्तिलाफ है। हाँ 3-4 दिन में भेज सकूंगा। हाँ। आर्य समाज वाले भी नाएंगे, लेकिन जी। मुझे उम्मीद है कि आप जमाना में इस मजमून को मून को। जगह देंगे। जी जी जी। अब सोचिए, नहीं आर्य नहीं, देखिए समाजी थे, वो अगर लेकिन आर्य कहीं। समाज के कई रूढ़ियां या कई उनके शुद्धिकरण जो चलते थे, हाँ उसके वो हाँ। खिलाफ भी रहे थे। नहीं नहीं, वो देखिए आर्य समाज जो है ना, वो ठीक है जिस समय बना था उस समय, और उससे अगर 10-20 साल बाद आप आगे आ जाएंगे तो बहुत सारी चीजें तो बदलने के लिए सामने आपको खड़ी होंगी ना। तो प्रेमचंद क्या बदलना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इस पर भी सोचते विचारते थे। इसीलिए आर्य समाज में होने के बावजूद वो उस तरह के आर्य समाजी नहीं थे, मतलब जिनको आप कूट मंडूक कहिए या एक घेराबंद आर्य समाजी कहिए। और मैंने शुरू में कहा कि देखिए वो आर्य समाज में थे, उसके चंदे, अब देखिए उस समय उनकी तनख्वाह मुश्किल से मुझे लगता है कि 25-30 रुपए से ज्यादा नहीं होगी जब चिट्ठी है ये। और उसमें आदमी कैसे घर चलाता है घर से बाहर रह करके। तो उसमें अगर 10 रुपए नहीं भेज सकते हैं तो आप देखिए प्रेमचंद की मजबूरी। और उसके लिए भी मतलब शर्मिंदा ना होना पड़े, तगादा हो चुका है, इसलिए दयानंद निगम से कहते हैं भाई आप भेज सकते हैं, अगर भेज सकते हैं तो भेज दीजिए। तो फिर भी आर्य समाज के साथ में खड़े हुए और हैं। कितना सेकुलर उनका चरित्र है, इसको भी जी। देखिए। भारत जैसे देश के संदर्भ में अगर हाँ। आप समझना चाहे तो, जी जी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता ने फिर 33-34 के वर्षों का सांप्रदायिकता की आग में झोंक दिया। हाँ हाँ। असफलता ने जी भयानक नरमेघ सांप्रदायिक उन्मादियों द्वारा रचाए गए। हिंदी उर्दू का बौद्धिक समुदाय भी इससे अछूता नहीं रहा। जी जी जी। चतुर्सेन चतुर्थी। शास्त्री ने इस्लाम का विष वृक्ष वंश वृक्ष, ज- हाँ। विश्व विष वृक्ष जी। विष वृक्ष जैसी उत्तेजनात्मक पुस्तक लिखी। हाँ हाँ हाँ। यह पुस्तक ऋषभ चरण जैन ने प्रकाशित की। जी जी 17 जुलाई 1933 को प्रेमचंद ने जैनेन्द्र को अपनी चिंता से अवगत कराया। जी जी इन चतुर्सेन शास्त्री को क्या हो गया जी 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 कि जी। इस्लाम का विष वृक्ष लिख डाला। हाँ इसकी एक आलोचना तुम लिखो और वह पुस्तक मेरे पास भेजो। हाँ मैंने चतुर्वेदी जी से प्रस्ताव मांगा है। हाँ। इस कम्युनल प्रोपगेंडा पर का जोरों से मुकाबला करना होगा। जी 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 और जी यह ऋषभ भले आदमी भी इन जी चालों से धन कमाना चाहता। सोचिए, जी जी जी। तो देखिए प्रेमचंद जो है ना, एक तो आर्थिक रूप से ज्यादातर कमजोर रहे हैं, एक ऐसा नहीं है। मनुष्य के अंदर जितनी नैतिकता
उपज सकती है, पनप जी सकती है, जी समाज में रहते हुए विकसित हो सकती है, जी उसके खाँटी नमूना है प्रेमचंद, जी 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 जी। जिसमें हर पल आप मानवता को कहीं न कहीं महसूस कर सकते हैं। हाँ हाँ, देखिए प्रेमचंद जो है ना, वो अपने को भी देखते थे, चुनौतियों को देखते थे, चुनौतियों के आसपास जो लोग हैं वो किस तरह के हैं, हम किनको साथ ले सकते हैं, कौन उन चुनौतियों के साथ खड़े हैं तो हम उनके मुकाबिल कैसे खड़े हो सकते हैं। तो प्रेमचंद दरअसल एक किसी मोर्चे पर नहीं रहते थे, और उसमें अपनी हैसियत भी जानते थे, और उनको अगर ये भी लगता था कि भाई हम एक बार इसमें कामयाब नहीं भी होंगे, तो कामयाबी तो बात की चीज है, जो सामने है पहले उससे जैसे लड़ सकते हैं, जैसे सामना कर सकते हैं वैसे तो करें। प्रेमचंद इस सोच के आदमी थे। आज इस तरह से कितने लोग सोचते हैं। आज तो यह है कि आदमी को सुविधा से जीने खाने को मिल जाए, और बेहतर कुछ मिल जाए तो और बेहतर मिल जाए, सिवाय इस आकांक्षा के आजकल कितने लोग देश के लिए, समाज के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए सोच करके लड़ने को छोड़ दीजिए, सोचते कितने लोग हैं उनके लिए, करने करते कितने लोग हैं। प्रेमचंद उस तरह से भले आजादी के आंदोलन में जेल नहीं गए, सब जानते हैं, शिवराम देवी चली गई, लेकिन बगैर जेल गए हुए जो कुछ कर रहे थे वो किसी भी जेल जाने वाले से कहीं भी 19 नहीं है। तो दिक्कत यह है कि इस सारी बातों को आप जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तथ्य को नहीं पता है आपको, दोनों और आप अनावश्यक विवाद खड़ा करेंगे। दोनों पक्षों की ओर उनका ध्यान था, ये नहीं कि जी, हिंदू को कर रहे हैं, वो मुसलमानों नहीं नहीं, दोनों के लिए वो कबीर की हैसियत रखते थे। जी हाँ, कबीर की हैसियत से बिल्कुल। वो आप आगे हाँ कहते हैं, जी बड़ी बेचैनी और गुस्से में बनारसी दास चतुर्वेदी को भी उन्होंने इसी समस्या पर पत्र लिखा। हाँ राम का विष वृक्ष मैंने नहीं देखा है, मगर चित्रपट में उसका जो विज्ञापन निकल रहा है, हाँ मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि जी वह क्या है। यह सांप्रदायिकता फैलाने की एक बेहद शरारत भरी और नीच कोशिश है। जी का पर्दाफाश करना ही होगा। जी किताब पढ़ने के बाद मैं खुद उसके बारे में लिखने की सोच रहा था, और अब जबकि आपने इस मामले को उठा लिया है, मैं हाँ दिल जान से आपके साथ हूँ। जी इसकी परवाह मत कीजिए कि हम लोग अल्पमत में हैं, जी हमारा लक्ष्य पवित्र है। अब आगे लिखते देखिए जी जी कि जी प्रेमचंद ने हिंदू सांप्रदायिकता पर कड़े प्रहार किए, लेकिन मुस्लिम सांप्रदायिकता को भी नहीं बख्शा। नहीं बख्शा, नहीं इसी बख्शा, नहीं समय बख्शा है उनकी जी। एक कहानी आई, दर हाँ ओ हरम। हाँ जी मुस्लिम फिरका परस्तों ने इसकी तीखी आलोचना की, और हाँ प्रेमचंद ने उसी तुर्सी ब तुर्की स्वर में जवाब दिया, हाँ, तुर्की ये वो बतुर्की। हरम मेरा अफसाना है, हाँ बिला किसी रूढ़ियायत के हाँ रूढ़ियायत के। जी जी एक तरफ हिंदू पंडितों और पुजारियों की मजहब परवरी का काम ज्यादा है, हाँ दूसरी जानिब मुल्लों की मजहब परवरी का। हाँ दोनों मजहब के पर्दे में अपनी अपनी नफ्स परवरी यानी उदर पोषण के हाँ हाँ शिकार हो जी रहे जी, हैं। उधर पोषण जी। हाँ, नफ्स परवरी मन हाँ उदर पोषण के शिकार हो रहे हैं। जी अगर कुछ लोगों को बुरा लगता है तो मेरा अख्तियार है। निगम को लिखे हैं जी पत्र 25 जून जी 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 जी। 1935। नहीं नहीं, हमारा तो हक है, अब हम आगे जितना कर देखिए कि सकते हैं। जी जी प्रेमचंद समाजी दर्शन के अनुयायी थे, बुद्धिवादी और विवेकी थे। जी ईश्वर के विषय में प्रारंभ में उनके विचार और सामाजिक किस्म के थे। हाँ 26 दिसंबर 1934 को मतदान को उन्होंने बताया था, हाँ पहले मैं एक परम सत्ता में विश्वास करता था, हाँ विचारों के निष्कर्ष के रूप में। जी केवल एक चले आते हुए जी रूढ़िवादी विश्वास के नाते। हाँ यह विश्वास अब खंडित हो रहा है। निस्संदेह जी विश्व के पीछे कोई हाथ है, लेकिन मैं नहीं समझता कि उसको मानव व्यापारों से कुछ लेना देना है। जी जी लेना देना है नहीं। हाँ हमने आपने जो महत्व दे रखा है, जी उसके पीछे कोई प्रमाण नहीं। हाँ प्रेमचंद का संदेहवादी मन आगे चलकर नास्तिकतावाद की शरण में पहुंच गया। जी 9 दिसंबर 1935 को जैनेंद्र को लिखा, बहुत हाँ ही हाँ अच्छी बात जी कह जी रहे जी हैं। 9 जी दिसंबर 1935 को जैनेंद्र को लिखा, हक हाँ की बातें सुनते और पढ़ते उम्र बीत गई, जी ईश्वर पर विश्वास नहीं आता, हाँ से श्रद्धा होती, जी आस्तिकता की ओर जा रहे हो। जैनेंद्र को जी कह रहे हैं, हाँ 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 तुम आस्तिकता की ओर जा रहे हो,
जा नहीं रहे, पक्के भक्त बन रहे हो। जी जी। मैं संदेह से पक्का नास्तिक होता जा रहा हूँ जी। हाँ आखिरी टिप्पणी आपकी। हाँ, नहीं बस देखिए, है कहना कि देखिए प्रेमचंद को अपने बारे में कोई मुगालता नहीं था, तो दूसरे लोगों को अगर मुगालता हो प्रेमचंद को लेकर के, तो पहले अपने इस जो है नजरिए को, समझदारी को ठीक करना चाहिए। और प्रेमचंद तो बहुत खुली सोच वाले आदमी थे, पढ़ते खूब थे, और उसमें जो समय मिलता था अधिकतम लिखने का लिखते थे, और उसके बाद समाज में कहा क्या हो रहा है इसको देखते भी थे। ये सारी चीजें उनके लेखन में मदद करती थी। और अपने को कभी उनके अंदर कोई आक्षेप अगर है ऐसा कि जो लगता है उनमें है, किसी ने किया तो उसको स्वीकारने में भी उन्होंने कोई कोताही नहीं की। लेकिन अगर किसी ने उन पर खामखा हमला किया, बदनाम करने की कोशिश की, तो उसके लिए भी कभी जवाब देने में, तुर्की बतुर्की करने में बहुत सारे उदाहरण लिखित में भी है और कई तरीके से हैं। तो प्रेमचंद कोई सामान्य हैसियत, सामान्य आदमी थे वो। सामान्य आदमी को देखना समझने समझते हुए, और कितनी दूरदृष्टि हो सकती है, कितना आगे तक सोच सकते हैं, इन सारे उसके साथ में प्रेमचंद ने हमेशा लिखना पढ़ना और आगे बढ़ने का अपना जो उद्देश्य था उसमें लगे रहे हैं। इसलिए प्रेमचंद को लेकर के किसी भी तरह का विवाद पैदा करना या भ्रम पैदा करना, ये निहायत गलत ही नहीं, बहुत घृणास्पद बात है। मैं तो इसकी कतई निंदा करता हूँ, क्योंकि प्रेमचंद जैसा दूसरा लेखक हमारे पास नहीं है। अपने उतने समय में आगे पीछे हो सकते हैं, है कि नहीं है ये भी बहस का विषय हो सकता है। ऐसे प्रेमचंद को बेहतर है कि हम पढ़े समझें, और हमारे लिए कितने काम के हैं हम इतना देख लें, बाकी हम दूसरों को अपने जरिए जो है और भ्रमित करें। आपके लिए रास्ता खुला है कि आप अगर उनसे बेहतर सोचते समझते हैं तो जी आप लिखिए, लिख करके अपनी बात रखिए ना। आप आपका भी तो समय और इतिहास होगा ही, अगर आप हाँ इतने बिल्कुल, अरे सक्षम है तो। आपका समय, समय आपका अगर फैसला करेगा प्रेमचंद भाई, की प्रेमचंद का रचनाओं पर फैसला। लेखनी पर अगर जी प्रेमचंद की रचनाओं और लेखनी पर 110 साल बाद भी हम हिंदी में अगर चर्चा कर रहे हैं, जी। तो आप कुछ ऐसा लिखिए कि आपकी रचना पर 210 साल बाद उस पर चर्चा हो। क्या इसकी शुरुआत आप नहीं कर सकते हैं? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, अगर आदमी में सोच समझ और मकसद हो तब तो वो करेगा, मकसद अगर वो नहीं है तो नहीं कर सकता है। प्रेमचंद जो है वो अपने समय को और अपने आगे के समय को दोनों को देखते हुए उन्होंने अपना लेखन और अपनी सोच विकसित की है, और जितनी सामर्थ्य थी उसके मुताबिक उन्होंने लिखा है। तो अभी तो हम समझते हैं कि समय कितना भी बदल जाए प्रेमचंद के लेखन के मुकाबले, लेकिन प्रेमचंद अभी अगले कम से कम 100 साल तक तो प्रासंगिक रहेंगे, नहीं, उनकी कम से कम कहानियां। अपने 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 विचार में तो आपको जंजाल नहीं बनिए। बांग्ला में एक शब्द है बेनु जल, जिस तरह से बाढ़ में जो जी बेनु जी जी जल जी। जो होता है उसमें काफी कुछ ऐसी ऐसी चीजें हाँ दह हाँ, दू करके बहुत एकदम सारी में गंदी चीजें आती हैं। जी। खरपतवार ऐसे किनारे लग जाती है, वो बाद में सरांध पैदा करने हाँ लगती हाँ है। हाँ। तो आपके विचार कम से कम जंजाल नहीं बने सामयिकता में भी, सामयिक समय में भी, तो कम से कम उसका भी ध्यान रखना चाहिए। इतना तो किया ही जा सकता नहीं, है। हम देखिए राजनीतिक बात तो नहीं करना चाहते, पर मैंने कहा है शायद बहुत शुरू में कहा था कभी, कि जो इस समय हमारे यहाँ पूरे देश का माहौल हो गया है, जैसे प्रदूषण होता है ना, तो जो इस समय ऊर्जा सत्ता है उसके जो क्रियाकलाप हैं वो हमारे मतलब जो वातावरण है उसको गंदा कर रहे हैं। उसके वजह से लोगों की सोच बहुत सीमित, बहुत कुंद, बहुत स्वार्थ स्वार्थपरस्त, और लोगों के बीच में भ्रम पैदा करने वाली हो रही है। इसके लिए हमको खुद आत्मचेतन होना पड़ेगा और तो मजबूती। आपने जो समय हाँ निकाला उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जी जी, हाँ बात, नमस्कार जी।